हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, अहमियत। जी हाँ, और आशा करती हूं आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। पूरा दिन लड़ते रहते हो। जिस दिन चली जाऊंगी ना, अकेले बैठकर इसी कमरे में बस कमरे को निहारते रहना और मुझे याद करते रहना। रीता जी ने गुस्से में अपने पति से कहा। कौन कहता है मैं तुम्हें याद करूंगा? तुम इस चक्कर में तो रहो ही मत कि मैं तुम्हें याद करूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा मौज मस्ती करने। अभी तुम हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझ पर, तब मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बढ़िया मैं जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा और तुम्हारे साथ जाओ तो जो है, कहीं तुम्हारा कमर दर्द हो रहा, कहीं पीठ दर्द हो रहा, कहीं कुछ दर्द हो रहा, तो इससे तो अच्छा ही रहेगा ना कि मैं अकेला रहूंगा, आज़ाद रहूंगा। रीता जी के पति ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारे पैर की बेड़ी हूं ना, जहाँ जाना है जाओ ना। रीता जी ने गुस्से में बर्तन पटकते हुए कहा, अब तुम्हारे साथ बुढ़ापे में कौन घूमेगा? तुम्हारे साथ घूमने से ज़्यादा तुम्हारे दर्द को लेकर मैं परेशान रहूंगा। चल तो पाओगी नहीं मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर। बैठी रहोगी दिन भर, घूमने का मज़ा ही नहीं आएगा। ये बात तो उनकी आग में घी डालने का काम कर जाती है। उनके पति जैसे ही ये बोलते हैं, रीता जी तमतमा उठती हैं। वो कहती हैं, हाँ तो ले जाओ ना, मैं नहीं रहूँगी तो दूसरी शादी कर लेना और अपनी दूसरी बीवी के साथ घूमने चले जाना। इस पर उनके पति मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को अक्सर चिढ़ाते ही रहते हैं और उन्हें उनका चिढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दोनों पति पत्नी एक साथ रहते अक्सर दोनों में बहस हो जाती थी छोटी छोटी बातों पर। आज तुमने ये कुछ नहीं किया, आज पूरा दिन क्या कर रही थी घर में? कोई काम तो रहता नहीं, इसके बाद भी घर में साफ सफाई नहीं रहती है, पूरा घर बिखरा रहता है। मेरे कपड़े सही से नहीं मिल रहे, मेरी तौलिया कहाँ है? अक्सर छोटी छोटी बातों पर दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती। दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं। उनकी फैमिली जो है, उनके फैमिली में उनका एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी की शादी हो चुकी है और बेटे की भी शादी हो चुकी थी। बेटा जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। कभी कभी छुट्टियों में दोनों का आना जाना रहता, पति पत्नी और बच्चे चले आते थे, जिससे उनका घर पूरा भरा भरा रहता था। लेकिन जब वो चले जाते थे तब फिर वही खालीपन और दोनों मियाँ बीवी की तू मैं में। पर उनकी तू में से भी वो घर भरा भरा सा रहने लगता था। जिस दिन उनकी पत्नी रीता कहीं चली जाती थी, वो घर सूना सूना लगता था और उनके पति अगर कहीं चले जाते थे तो उनकी पत्नी को भी वो घर सूना सूना लगता था। उन्हें कमी खलती थी अपने पति की। दोनों पति पत्नी की दिन की शुरुआत चाय की चुस्की से लेकर क्या बनेगा की बहस से होकर शाम के खाने पर जाकर ख़त्म होता था। उनके पति अमित जी अक्सर अपने दोस्तों के पास चले जाते थे चाय पीकर, और शाम में भी कहीं अगर वो घूमने निकल जाते थे दोस्तों के साथ। पर उनकी पत्नी रीता पूरा दिन घर में काम करती थी। एज हो चुकी थी तो काम भी पूरा सध नहीं रहा था। बाई उन्होंने रखा था, लेकिन उसके बाद भी घर में बहुत सारे काम होते हैं जिसको मतलब उन्हें करना पड़ता था। अक्सर घर को सही करना, बिस्तर को सही करना, क्योंकि अमित जी की आदत थी घर बिस्तर ऐसे ही छोड़कर चले जाते थे। कभी उन्होंने बिस्तर को सही नहीं किया था, जिससे कभी कभार दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर भी बहस हो जाती थी कि आप बाद में उठते हो तब भी बिस्तर नहीं सही कर पाते हो। बेटे को देखो, वो अपना सारा बिस्तर सही कर देता है, या फलाने को देखो, उनके पति भी अपना बिस्तर सही कर देते हैं और आप देर में उठते हो उसके बाद भी नहीं सही कर पाते हो। छोटी छोटी बातें होती थी जिससे के दिन की शुरुआत होती थी, उनकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी और दोनों में बहस हुआ करती थी। और इस तरह दोनों की ज़िंदगी बहुत आसान से कट रही थी। रीता जी को लगता था कि मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मेरे पति कभी मेरे तारीफ़ के दो शब्द नहीं बोलते हैं। वो चाहती थी कि उनके पति उनकी छोटी सी थोड़ी सी ही तारीफ़ कर दिया करे कभी कभार, पर अक्सर अमित जी कभी भी उनकी तारीफ़ नहीं करते थे। उनमें अक्सर कमियां ही निकालते रहते थे।
वक्त ऐसे ही बीत रहा था। अचानक एक दिन अमित जी बिस्तर पर सोए हुए थे, एकाएक उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं उनकी पत्नी जो सुबह उठ जाती थी, उनसे पहले उठ जाती थी, आज लेटी हुई हैं। तो वो अपनी पत्नी को हिलाकर कहते हैं, रीता उठो, चाय चाय बना दो, मैं चाय पी लूँ फिर मैं टहलने निकलता हूँ। लेकिन उनकी पत्नी के शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, वो निढाल सी पड़ी रहती हैं। फिर वो उन्हें देखते हैं और फिर इसके बाद वो उन्हें थोड़ा सा हिलाते हैं, कहते हैं उठोगी नहीं, आज कितना देर हो गया, आज कितना सोओगी, और उठो चाय वगैरह बनाओ और घर के भी तो काम है, तुम तो सोई हुई क्यों हो। लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती तो उनका दिल थोड़ा सहम सा जाता है और वो जो है उनको फिर हिलाते डुलाते हैं, पर उनकी पत्नी निढाल सी पड़ी रहती हैं। वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर आता है तो उनकी पत्नी को मृत घोषित कर देता है। उनके ऊपर, अमित जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन जाता है, बच्चे आते हैं और उनके रिश्तेदार आते हैं, उनका क्रियाक्रम होता है। कुछ दिनों तक उनके घर में सबके रहने से थोड़ा सा रौनक तो रहता है, पर उनकी पत्नी नहीं थी, जिसकी वजह से घर पूरा खाली खाली लग रहा था। और जब उनका क्रियाक्रम हो गया उसके बाद जो रिश्तेदार थे वो धीरे धीरे अपने घर जाने लगे और उनका बेटा भी अब जॉब पर वापस जाने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा कि अब उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। बेटा और बहू अपने पिताजी के पास आते हैं, कहते हैं कि पिताजी आप हमारे साथ चलिए, आप यहाँ क्यों अकेले क्या करेंगे, माँ तो अब रही नहीं घर में, तो घर को किराए पर उठा देते हैं, आप चलिए हमारे साथ रहिए, वहाँ पर बच्चों का भी मन लगा रहेगा। पर अमित जी को पता नहीं क्यों वो घर छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। उनका घर, जैसे उन्हें लग रहा था कि उनकी पत्नी रीता उनके साथ अभी भी इसी घर में है। वो अपने बेटे से कह देते हैं कि बेटा मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम लोग जाओ, मैं जब तक अभी मेरे हाथ पैर सलामत हैं, जब तक मैं सब कुछ कर ले रहा हूँ, तब तक मैं सारा काम करता रहूँगा और मैं तब तक रह लूँगा, जब नहीं हो पाएगा तब मैं चला आऊँगा। उनके बेटे बहू को भी ये बातें समझ में आती हैं कि शायद पिताजी अभी कुछ दिन इस घर में रहना चाह रहे हैं और इसके बाद वो उन्हें छोड़कर वापस अपने ड्यूटी पर चले आते हैं। या इधर अमित जी, जब बेटे बहू भी चले जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता है, सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं। उन्हें पूरा घर खाली खाली नज़र आता है और पूरा घर काटने को दौड़ता है। सुबह से वो जब चाय बनाने जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी रीता की याद आती है। उन्हें न चाय पत्ती मिलती है न शक्कर मिलता है। उन्हें किचन में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी भी उन्होंने किचन में कदम नहीं रखा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करे। धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगते हैं कि कैसे, कहाँ पे चाय पत्ती है, कहाँ क्या है किचन में, और धीरे धीरे उन्हें जो भी उल्टा सीधा वो बना पाते थे वो बना के वो खा लेते थे। उन्होंने कभी किचन में गए नहीं थे, तो उन्हें किचन में कुछ भी बनाना नहीं आता था। फिर भी वो जैसे भी कच्चा पक्का हो पाता था वो सब बना के खा पी लेते थे और किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। पत्नी के जाने के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना काम नहीं किया था। उनकी तौलिया अक्सर बिस्तर पे पड़ी रहती, कपड़े इधर उधर पड़े रहते थे। कपड़े बाई आती थी, घर में झाड़ू पोछा करके चली जाती थी, लेकिन घर के और जो काम होते थे वो उन्हें खुद करने पड़ते थे। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा था कि उनकी पत्नी रीता पूरा दिन क्या करती है। उनके इतना पूरा दिन काम करने के बाद भी घर में काम कुछ ना कुछ अधूरा ही रहता और घर कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त ही पड़ा रहता था। ये सब देखकर उन्हें लगा कि वो अक्सर अपनी पत्नी को गलत कहते थे, अपनी पत्नी को गलत हमेशा कहते थे कि तुम क्या करती हो, पूरा दिन घर में पड़ी रहती हो, कोई काम धाम तो है नहीं, तुम करती क्या हो। तो ये वो अक्सर इस बात को सोचते हैं अब कि ये मैं अक्सर जिसको कहा करता था, आज जब सब कुछ मेरे ऊपर पड़ रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैंने कितना गलत अपनी पत्नी को कहा। आज उन्हें उनकी पत्नी की अहमियत समझ में आ रही थी। एक दिन वो किचन में कुछ काम कर रहे थे, तभी कुकर उनका जो है गिर पड़ा और उनके हाथ पर
पानी जो कुकर में था वो पानी उनके हाथ पर गिर पड़ा, जिससे उनका हाथ जल गया। आज उन्हें रुलाई आ रही थी, उन्हें दर्द फील हो रहा था, वो रो रहे थे और वो अपनी पत्नी को रो रो कर याद कर रहे थे। वो कह रहे थे जब कभी भी उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती या कभी उन्हें कोई दिक्कत होती, उनकी पत्नी जान लगा के उनके पीछे जुट जाती थी। ये खा लीजिए, ये लगा लीजिए, ये कर लीजिए। ये सब बातें उन्हें पसंद नहीं आती थी। तब वो अक्सर उससे कहते हैं कि तुम मेरी केयर मत किया करो, तुम्हें मेरी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी केयर करो, मैं इतना हूँ कि मैं अपनी केयर कर सकता हूँ, तुम ये दिखावा मत करो। पर उनकी पत्नी तब भी नहीं मानती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनकी जली कटी सुनती थी, उसके बाद भी वो उनकी केयर करना नहीं छोड़ती थी। आज जब वो अकेले थे तब उनके हाथों पर जब वो पानी गिरा तो वो जले हुए थे और उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा था। कोई भी उन्हें दवा लगाने वाला उस टाइम नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे जाकर वार्डरोब से दवाएं खोजी, जो कि उन्हें मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी हर चीज़ बहुत संभाल के रखती थी और उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि क्या सामान कहाँ रखा है। थोड़ा देर ढूंढने के बाद उन्होंने देखा एक ड्रॉ में दवा की सारी चीज़ें, सारी दवाइयाँ रखी हुई है। उन्होंने वहाँ से दवा निकाली और अपने हाथों पर लगाया और वो एकदम से रोने लगे कि रीता प्लीज़ क्यों गई तुम मुझे छोड़कर, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें यूँ मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, तुम क्यों गई, तुम मुझे भी साथ ले जाती, मैं नहीं रह पाऊँगा बिना तुम्हारे, क्यों चली गई मुझे। वो ऐसा ही कहकर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें हिलाया, कोई आवाज़, जैसे उनकी पत्नी की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही। क्या हुआ जी, मैं कहाँ जा रही हूँ आपको छोड़ के, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़ के। उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा सामने उनकी पत्नी खड़ी हैं और जब उन्होंने अपनी पत्नी को ऐसे जीवित देखा तो एकदम से वो खिल उठे और उठकर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा रीता तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया, लेकिन एक भयानक सपने ने आज मुझे सब कुछ समझा दिया। उनकी पत्नी कहती हैं क्या हुआ, आपको कौन सा भयानक सपना आने लगा, आप तो खुद इतने भयानक हो, पूरा दिन तो मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हो, तो भयानक सपने आएंगे ही। तो इस पर वो मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं सच में पूरा दिन चिल्लाता रहता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि हमारे जीवन के जो भी 2-4 पल बचे हैं, जो 4 पल बचे हैं, तो कम से कम वो हम लोग प्यार से गुजार लें, पता नहीं कब किसका साथ छूट जाए। उनकी पत्नी अपने पति की आंखों में देख रही थी, उनके पति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। वो अपनी पत्नी को गले लगाए हुए थे और सारी बातें बोल रहे थे और उन्होंने कहा सॉरी, मैंने रीता आज तक तुम्हें नहीं समझा, लेकिन अब आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वो भी बहुत खुश होती हैं उनकी पत्नी कि हाँ उनके पति को शायद उनकी अहमियत समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अहमियत आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद भी आएगी। और दूसरी बात, जब तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे की अहमियत को समझो, न कि एक दूसरे से लड़ाई करके, एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर बहस करके अपने रिश्ते को ख़राब करो। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो कि आप दोनों लड़ते हो, कल जाकर जब उनकी गृहस्थी बसेगी और वो दोनों पति पत्नी लड़ेंगे और आप उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, तो आप उन्हें क्या सिखाओगे कि ये जो है बेटा ना लड़ो, तो वो खुद कह देंगे मम्मी पापा आप भी तो लड़ते थे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जहाँ पर एक दूसरे का लोग सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए लोग लड़ते हैं। जब तक इंसान जिंदा रहता है इंसान को उसकी अहमियत समझ में नहीं आती, लेकिन जिस दिन उसमें से एक जोड़ा बिछड़ जाता है शायद तब लोगों को उसकी अहमियत समझ में आती है। तो जिंदा रहने तक ही अहमियत कर लीजिए, मरने के बाद अहमियत करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इंसान आपको देखने बिल्कुल नहीं आएगा कि आप उसकी अहमियत, आपको उसकी कमी खल रही है, आपके दिल में उसके लिए कोई जगह अब बनी है। अब उसके जाने के बाद जगह बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक एक कोई नई कहानी के साथ, कोई नए जोश के साथ। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कहानियाँ सुनाऊँ तो प्लीज़ आप लोग अपनी कहानियाँ ज़रूर भेजें, मैं ज़रूर सुनाऊँगी। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।